हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि या तो वो बढ़ता जाता है या तो वो घटता जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब होगा, इफ़ an plus 1 is greater than equal to an for all n belongs to set of natural number। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए an कोई सीक्वेंस है। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस की टर्म कुछ इस तरह है कि जो an प्लस वन वाला टर्म है इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर नेचुरल नंबर की बात चल रही है कि हर अगला टर्म जो है वो पिछले टर्म से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। तो हम उस केस में कहेंगे कि वो कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, दूसरा है क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ an प्लस वन यानी कि जो नेक्स्ट वाला टर्म है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि आपके सीक्वेंस कुछ इस तरह से जा रहे हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो हर अगला वाला टर्म यानी कि a2 वाला टर्म जो है वो a1 से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। a3 वाला a2 से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। तो उस केस में हम इस सीक्वेंस को कैसे कहेंगे कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, क्योंकि अगला वाला टर्म छोटा है। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली वाली टर्म आ जाती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होगा, इफ़ an प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उस केस में हमको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि an प्लस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन an फॉर ऑल n। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे कि ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस n है, तो n कैसा एग्जाम्पल है, n यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखिए जो 2 है वो 1 से बड़ा है, जो 3 है ये 2 से बड़ा है। उसी तरह से जो n प्लस वन वाली टर्म होगी, जो n प्लस वन वाली टर्म होगी an प्लस वन, ये क्या होगा, an से बड़ा होगा और कैसा होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि ये जो a2 है इस केस में a2 इज़ लेस देन और इक्वल टू a1। ठीक है, उसी तरह से ये जो a4 है a4 इज़ लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है ना, a4 इज़ इक्वल टू a3। तो यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन भी आ रही है, कुछ टर्म रिपीट हो रही है। तो ये स्ट्रिक्टली नहीं है, ये केवल क्या है, ये केवल डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और स्ट्रिक्टली ये वाला हो गया 1/n 1/n स्क्वायर 1/2 की पावर n। इसमें हर अगला टर्म जो है पीछे वाले टर्म से क्या होगा, लेस होगा। सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और जैसे कि ये वाला एग्जांपल है 1 -1 1 -1, ये क्या है ना, 1 के बाद ये घट रहा है यानी कि -1 आ रहा है, फिर से प्लस यानी कि बढ़ रहा है, +1 आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है ना। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये डिक्रीज़ कर रही है ना ही ये इंक्रीज़ कर रही है। ये सतत नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ना ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रही है ना ही कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ मोनोटोनिक सीक्वेंस। इन चारों में से अगर कोई भी सीक्वेंस है, चाहे वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, चाहे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इन चारों में से अगर कोई भी सीक्वेंस आपके सामने हो तो उसको हम सिंपली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। दिस इज़ मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी कि या तो वो बढ़ रही है या तो वो घट रही है। चलिए अब इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे एक थियरम। चलिए, सो मोनोटोन कन्वर्जेंट थियरम, बड़ा आसान सा थियरम है, एग्जाम में कभी पूछी जाती है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज़ बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इट्स
लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या स्ट्रिक्टली का भी केस है, तो इसमें स्ट्रिक्टली वाला भी इंक्लूड होगा, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में जैसे कि ये ए एन इंक्रीजिंग हुआ तो ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए भी थ्योरम होगा, इसीलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी थ्योरम होल्ड होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नंबर वन, और दूसरी क्या है कि वो बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, यानी कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में वो जो सीक्वेंस होगी वो उसके लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है सिंपल सी भाषा में कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव है, तो वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, वो कन्वर्जेंट होगी और किसको कन्वर्ज करेगी, उसके लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट एस बना देते हैं। ये सेट एस क्या है, इस ए एन की रेंज है, सो A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ है, या फिर इस ए एन का को ही हमने सेट एस लिख दिया, जो भी उसका आंसर है। अब जो ए एन है ये बाउंडेड अबव है। ठीक है, सो एस इज नॉन एम्प्टी प्लस बाउंडेड अबव। नॉन एम्प्टी भी है क्योंकि इसके अंदर A1 A2 A3 ये सब है, और बाउंडेड अबव है। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहता है कि अगर आपके पास रियल का कोई सबसेट है जो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है, जैसे कि इस केस में बाउंडेड अबव है, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अगर बाउंडेड अबव है तो लीस्ट अपर बाउंड, बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है टू प्रूव कि ये जो सीक्वेंस है ए एन, ये किसको कन्वर्ज करती है, इस लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करती है। मान लीजिए ये है आपका u। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, u है, तो ये जो ए एन है ये u को कन्वर्ज करती है। अब ए एन u को कन्वर्ज करती है, ये मैं कैसे प्रूव करूँगी, तो मुझे यही दिखाना होगा कि ए एन माइनस यू इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसके रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे या फिर जो सीक्वेंस की टर्म होगी, उसमें से अगर u मैं माइनस करूं तो उनका मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ए एन और u के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो ए एन सीक्वेंस है u को कन्वर्ज करेगी, और ये डेफिनेशन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। देखो u जो है आपका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है किसका, इस सीक्वेंस का। ठीक है, अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब है कि u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि u क्या है, सबसे छोटा लीस्ट अपर, सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है, तो इससे छोटा अपर बाउंड नहीं होगा। सो u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक मेंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए ए एम सच दैट कि ये जो ए एम होगा ये क्या हो जाएगा, इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज ये अपर बाउंड नहीं है, यानी कि कोई ऐसा मेंबर ज़रूर होगा जो उससे बड़ा हो जाएगा या फिर जिससे ये छोटा हो जाएगा। सो लेट वो मेंबर क्या है हमारा, ए एम है। सो ए एम इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ फॉर सम, कोई ऐसा हमें मिल रहा है तो फॉर सम m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये m यही m होने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आपका जो है ए एन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एम। ध्यान से लीजिएगा कि ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एम फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। ठीक है, तो अगर आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एन अगर एम से बड़ा है तो ए एन वाली टर्म भी ए एम वाली टर्म से बड़ी होगी। और ए एम क्या है, ए एम जो है वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, ए एन जो है वो ए एम से बड़ा है, तो u माइनस एप्सिलॉन जो है वो ए एन से छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि ए एन
क्या हो जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। कुछ नहीं करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे am क्या है, am जो है वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, इसलिए an अल्टीमेटली u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया। ठीक है, सो an इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, क्या था यहाँ पे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ओके, अब मुझे ये दिखाना है कि दिस an इज़ लेस देन और इक्वल टू u प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो u प्लस एप्सिलॉन है, अगर u अपर बाउंड है तो u प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा, आपका अपर बाउंड होगा। ठीक है, जगह भी नहीं बची है, सो u प्लस एप्सिलॉन भी आपका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। अगर अपर बाउंड हो जाएगा तो ये जो u प्लस एप्सिलॉन है ये an से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो u प्लस एप्सिलॉन किससे बड़ा हो जाएगा, an से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि an किसके बीच में है, an जो है वो u प्लस एप्सिलॉन और u माइनस एप्सिलॉन के बीच में है, बिकॉज an इज़ ग्रेटर दैन u माइनस एप्सिलॉन एंड a इज़ लेस दैन u प्लस एप्सिलॉन। आप इन दोनों से क्या कह सकते हो कि an इज़ ग्रेटर दैन u माइनस एप्सिलॉन एंड इज़ लेस दैन u प्लस एप्सिलॉन। और आप इसी चीज़ को जो है अब मॉड में लिखेंगे, तो मॉड में क्या मतलब हो जाएगा कि आपका u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, इसी चीज़ को आप क्या लिखेंगे कि an माइनस u का मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये क्या चल रहा था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये भी जो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक्चुअली ये सब के लिए, दिस इज़ फॉर ऑल n, क्योंकि अपर बाउंड है तो हर an के लिए u प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो दोनों का अगर मैं कॉमन लूँ, सो दिस इज़ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और यही चीज़ हमने दिखानी थी, कहाँ पे गया, कि an माइनस u इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ये चीज़ आप खोल सकते हो, इस चीज़ को आप खोल सकते हैं, an माइनस u इज़ ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो आपके पास ये ऊपर वाला टर्म ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पाया कि ये जो an सीक्वेंस है ये u को कन्वर्ज करती है, जहाँ पे u इस an का लीस्ट अपर बाउंड है। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ दो चीज़ों की वजह से, एक ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, प्लस ये बाउंडेड अबव था। डिक्टो सेम हमने करना है डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। जैसा फर्स्ट पार्ट था वैसा ही सेकेंड पार्ट है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज़ बाउंडेड बिलो, इस बार क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये जो है कन्वर्जेस टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी क्या कि अगर आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो है, तो वो उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा कि अगर मैं फिर से इस सीक्वेंस an का सेट S बनाती हूँ, यानी कि a1 a2 एंड सो ऑन, तो हम फिर से यहाँ पे कंप्लीटनेस थ्योरम लगा सकते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है और ये बाउंडेड बिलो है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना। मैंने यहाँ पे लिखा है एज इन प्रीवियस थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं कि S हैज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैंने एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि मैं अब इस सीक्वेंस को इस L पे कन्वर्ज कराऊं। कहने का मतलब ये है कि an माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, हमें एक ऐसा m एग्जिस्ट कराना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो अब हमने यूज़ करनी है L की, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन को। देखो, जो L है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं है। सो L प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, L से बड़ा हो जाएगा, तो ये लोअर बाउंड नहीं बनेगा। सो L प्लस एप्सिलॉन इज़ नॉट लोअर बाउंड ऑफ S। ये लोअर बाउंड नहीं है, मतलब इससे छोटा कोई एलिमेंट S में होगा। ठीक है, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट am जो इस L प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। आपको बस ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इनकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए मैं बोल के आ रही हूँ, ये लिखना तो फिर सेकेंडरी चीज़ है। तो am क्या हो जाएगा, लेस देन L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर सम m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि कोई ऐसा मेंबर ज़रूर मिलेगा जो इस L प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे दिखाना क्या है, मुझे तो ये दिखाना है कि आपका जो an है वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, तो ये तो मैंने दिखा दिया एक दफ़ा से कि AM इज़ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ये वाला पार्ट दिखा दिया मुझे, अभी पीछे वाला पार्ट दिखाना है। अब देखो आपका जो AN है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो AN इज़ लेस देन और इक्वल टू AM फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि अगर आप n m से बड़ा लोगे तो an वाली टर्म जो है वो am वाली टर्म से छोटी है, फिर उसके बराबर होगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उल्टा है ना यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू। तो अगर am l प्लस एप्सिलॉन से छोटा है तो an भी l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, है ना। देखो जो आपका am है यहाँ ऊपर से क्या है, दिस इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, तो an भी जो है l प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। सो an इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो हमारा आधा पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है, कि an इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब जो है L आपका लोअर बाउंड है S का, तो इससे छोटा भी लोअर बाउंड होगा, ठीक है ना। अगर पूरी सीक्वेंस 2 से छोटी है तो 2 - 1 1 से भी तो पूरी सीक्वेंस छोटी होगी, ठीक है। तो अगर L लोअर बाउंड है तो उससे छोटा वाला नंबर भी क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। सो तो L माइनस एप्सिलॉन इज ऑल्सो लोअर बाउंड, ठीक है। तो जो L माइनस एप्सिलॉन है वो AN से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि सारे जितने भी टर्म्स हैं A1 A2 A3 फॉर ऑल n है ना, ये क्या हो जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे। तो सबसे छोटा L माइनस एप्सिलॉन है, तो L माइनस एप्सिलॉन लोअर बाउंड हो गया, सो L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN फॉर ऑल n, ठीक है। अब हम मिक्स करेंगे इस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को और इस सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को। यहाँ पे ध्यान रखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू m है फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल n है। जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m आएगा, क्योंकि ये छोटा सेट है, ठीक है। सो AN क्या हो गया, L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया यहाँ सर, और L प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो गया यहाँ से, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी चीज़ को मॉड में कैसे लिखते हैं कि AN माइनस L का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और यही हमको दिखाना था, यही चीज़ हमने तो दिखानी थी कि आपका जो AN है वो L को कन्वर्ज करता है। तो देखिए ये जो दो थ्योरम थी वो एकदम सेम थी, लेकिन उनका मतलब एक ही था कि अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और इसी चीज़ को उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, तो उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, तो लीस्ट अपर बाउंड पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये था आज का थ्योरम। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अबाउट कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। एक कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम हमने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा था, शायद आप लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरवल के रूप में, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, सो वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय।